हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स के बारे में। तो एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स हम कैसे पढ़ेंगे। हमें पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है वो 5 तरीके का होता है, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो जो ए और ई है ये हम एक साथ देख लेंगे। बी और डी, जो डी है वो बी के पीछे पीछे चलता है, और फिर सी हम बाद में देख लेंगे। तो ऐसे हम पढ़ेंगे एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग। ए और ई एक साथ देख लेंगे, डी के पीछे पीछे बी के पीछे पीछे डी आता है तो वो एक साथ देख लेंगे, और फिर सी देख लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई के बारे में। जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं वो सबसे सही हेपेटाइटिस होते हैं, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इनमें हम ये किसी भी एंटीवायरल ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमें सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कोई ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट हमें इसमें देना है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी के बारे में। जो हेपेटाइटिस डी है ना, वो हेपेटाइटिस बी के पीछे पीछे चलता है। मतलब कि अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस डी हुआ हो, लेकिन डी सिर्फ तभी होगा अगर बी हुआ है तो। तभी मैं बोल रही हूँ कि हेपेटाइटिस डी हमेशा हेपेटाइटिस बी के पीछे पीछे चलता है। तो अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी कॉजेज इन्फेक्शन ओनली विद हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है तभी हेपेटाइटिस डी होगा। अब ये देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जो हमारा हेपेटाइटिस डी वायरस है वो एक डिफेक्टिव वायरस है। इसको हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन की ज़रूरत है फॉर इट्स रेप्लिकेशन। तो इसीलिए जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के अलावा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो अगर पूछेगा कोई कि आपका जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो हेपेटाइटिस बी के बिना क्यों नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे कि हेपेटाइटिस डी एक डिफेक्टिव वायरस है और इसको हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन की ज़रूरत है फॉर इट्स रेप्लिकेशन। अब देख लेते हैं कि को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन क्या होता है इन केस ऑफ हेपेटाइटिस डी और बी। तो को इन्फेक्शन ये होता है कि जब हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस दोनों के दोनों आपको एक साथ हो जाए, तो दोनों के दोनों एक साथ हो गए तो ये हो जाएगा को इन्फेक्शन। और सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि पहले हेपेटाइटिस बी हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, उसके बाद हुआ हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी इन्फेक्ट्स अ पेशेंट ऑलरेडी कैरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। सो दिस इज को इन्फेक्शन एंड दिस इज सुपर इन्फेक्शन। तो हमारा हेपेटाइटिस डी हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। अगर हम बात करें एक्यूट हेपेटाइटिस बी की, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी में हम कोई एंटीवायरल नहीं देंगे, इसमें हम ऐसा ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो रखा है, हमारा लीवर फंक्शन जो है वो थोड़ा बेकार हो गया है, AST ALT वगैरह वाले टेस्ट थोड़े ख़राब आ रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एंटीवायरल्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस बी हैज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, इसका मतलब कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी अगर होगा तब हम ट्रीटमेंट देंगे। तो हम जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होता है उसमें 2 तरीके के ड्रग्स दे सकते हैं, या तो नॉन स्पेसिफिक ड्रग या स्पेसिफिक ड्रग। जो नॉन स्पेसिफिक ड्रग होते हैं वो हम एंटीवायरल वो वाले देते हैं जो हमने HIV में पढ़े थे ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स वाली जो कैटेगरी में हमने HIV के लिए ड्रग पढ़े थे, तो वो सेम ड्रग होते हैं कि हम उन्हें HIV में भी दे सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस में भी दे सकते हैं। तो जो वो वाले ड्रग हो गए वो हो गए नॉन स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक क्या होंगे, जो हम HIV में नहीं देते लेकिन हेपेटाइटिस बी में देते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक ड्रग। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक HBV हेपेटाइटिस बी वायरस के ट्रीटमेंट में अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस पूछेंगे तो टीनोफोविर भी हो सकती है और एंटिकविर भी हो सकती है। अब टीनोफोविर हमें पता है LET LDT, तो ये सारे के सारे एंटीवायरल है। तो टीनोफोविर एक एंटी HIV है, तो टीनोफोविर एक एंटी HIV भी है। तो ये कौन सी होगी, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन एंटिकविर जो है वो हम HIV में नहीं देते, तो ये है स्पेसिफिक फॉर हेपेटाइटिस बी।
ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी में हम दो तरीके के ड्रग देते हैं, या तो नॉन स्पेसिफिक दे सकते हैं या स्पेसिफिक दे सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक HIV में भी देंगे और हेपेटाइटिस बी में भी देंगे, और जो स्पेसिफिक होंगे वो सिर्फ हेपेटाइटिस बी के लिए होते हैं, ये HIV के लिए नहीं होते। अब अगर दो दो चीज़ें ड्रग ऑफ चॉइस है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि इस कंडीशन में ये वाला ड्रग ऑफ चॉइस है और किसी और कंडीशन में ये वाला ड्रग ऑफ चॉइस है, तो वो देख लेते हैं। जो टीनोफोविर है उसमें N आ रहा है, सो N4 ये हो गया कि नेफ्रोटॉक्सिक, तो टीनोफोविर इज़ N4 नेफ्रोटॉक्सिक। तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी कि ये हम नहीं देंगे अगर हमारा हिपैटिक डीकम्पेंसेशन हो रहा है। तो अब आप बोलोगे कि अगर ये हमारी किडनी के लिए टॉक्सिक है तो इसे हमें अगर किडनी फेलियर हो गया तब नहीं देना चाहिए, ये हिपैटिक डीकम्पेंसेशन में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब भी हमारी हिपैटिक डीकम्पेंसेशन होती है तो किडनी पे भी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि किडनी की जो आर्टरी होती है उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, तो किडनी भी ढंग से काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए अगर तुम्हें हिपैटिक डीकम्पेंसेशन हो रहा है और अगर तुम टीनोफोविर दे रहे हो तब भी, तो नेफ्रोटॉक्सिक है ये ड्रग, और क्योंकि तुम्हारा हिपैटिक डीकम्पेंसेशन है तो वैसे भी किडनी तुम्हारी ढंग से काम नहीं कर पा रही, तो हिपैटोरीनल सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो टीनोफोविर में N आ रहा है इसीलिए ये नेफ्रोटॉक्सिक है, लेकिन इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं है, क्योंकि ये तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हिपैटिक डीकम्पेंसेशन अगर तुम्हें हो रहा है। और अगर कोई पूछेगा कि हिपैटिक डीकम्पेंसेशन में भी अगर तुम दे दोगे टीनोफोविर तो क्या हो जाएगा, तो हिपैटोरीनल सिंड्रोम के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हारा हिपैटिक डीकम्पेंसेशन है और तुम्हें हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया है तो तुम क्या दोगे, तो तब तुम दोगे एंटेकाविर। ठीक है, तो एंटेकाविर एक स्पेसिफिक एंटीवायरल है फॉर HBV, क्योंकि HIV में यूज़ नहीं होता है, तो एंटेकाविर स्पेसिफिक है और हम इसको दे सकते हैं इन केस ऑफ हिपैटिक डीकम्पेंसेशन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। अब अगर हम बाकी नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कि नॉन स्पेसिफिक कौन से होते हैं, HIV और HBV के लिए जो दे सकते हैं। तो हम HIV का ड्रग रेजिमेन बताओ, LET या LDT हमने बताया था। तो ऑल्टरनेट टू दिस ओरल ड्रग जो HIV और HBV दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है उनका मैं बता देती हूँ कैसे याद करेंगे। उनको याद करेंगे हम LET से। ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक ड्रग होते हैं क्योंकि HIV HBV दोनों के लिए यूज़ होते हैं, और इसको हम याद करेंगे LET से। सारे के सारे क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब इनमें जो है वो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ही है ये वाले। तो L से हो जाएगा लेमिवोडीन, E से हो जाएगा एमट्राइसिटाबीन और T से हो जाएगा टीनोफोविर। ये सारे के सारे ड्रग आप कैसे याद करोगे, मैंने HIV एंटी HIV ड्रग्स में बता रखा है, तो वहाँ से याद कर लेना। ठीक है, तो जो ये हमारे ये ओरल वाले ड्रग्स होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता कि आपको 1 ही साल देना है, आपको 2 ही साल चलाना है, मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो टीनोफोविर जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, ये अगर HIV एज एन एंटी HIV ड्रग काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो होता है उसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो टीनोफोविर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग होते हैं, मतलब वो भी न्यूक्लियोटाइड जैसे ही होते हैं। तो ये अगर हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ तो उसमें DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेंगे, और HIV हुआ तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो टीनोफोविर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का एनालॉग होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड जैसा ही होता है दिखने में, लेकिन अगर ये ऐड हो गया उस चेन में तो अगर हेपेटाइटिस बी वायरस होगा तो DNA पॉलीमरेज इनहिबिट होगा, और अगर HIV होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी तो बात कर ली टीनोफोविर की यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं अपने एंटेकाविर की। जो एंटेकाविर होता है वो एक गुआनोसिन एनालॉग होता है। ठीक है, और ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड एनालॉग और ये होता है गुआनोसिन एनालॉग।
अगर ओरल ड्रग्स इफ़ेक्टिव नहीं हुए, जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हमने देखे हैं एंटिकविर, टेनोफोविर वगैरह, अगर ये भी इफ़ेक्टिव नहीं हुए तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा, यही होता है। तो इंजेक्शन हम किस चीज़ का देंगे, इंजेक्शन हम देंगे इंटरफेरोन्स का। इंटरफेरोन्स आपने 12th क्लास में भी पढ़े होंगे कि क्या होते हैं, तो अब फिर वापस देख लेते हैं। तो जो इंटरफेरोन्स होते हैं इनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो इंटरफेरोन हमें देने पड़ेंगे 1 ईयर तक, जबकि जितने भी ओरल ड्रग थे ये, इनका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं था। तो अब देख लेते हैं कि इंटरफेरोन काम कैसे करते हैं। ये जो हमारे एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वायरस का रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन को स्टिमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये भी रेप्लिकेशन को ही इनहिबिट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेरोन नॉर्मली भी हमारी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है उनसे रिलीज होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक है। दीज आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी वायरस, कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट ही स्पेसिफिक है, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है। तो ये बोन मैरो सप्रेशन भी करा देते हैं, ठीक है। तो जो इंटरफेरोन्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए बोन मैरो सप्रेशन भी करवा देते हैं। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस पूरा, कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी है, टेनोफोविर किस केस में है, एंटेकाविर किस केस में है। अगर आपके ओरल ड्रग्स काम नहीं कर रहे तो हम इंजेक्टेबल दे देंगे, लेकिन इंजेक्टेबल के भी कुछ सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। जो हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स आर द ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स होते हैं, सो बॉडी इज़ वेरी प्रोन टू मेक देम रेजिस्टेंट, तो इसीलिए हम कभी भी अकेले नहीं देते, ये हमेशा हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। सो जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स है, बॉडी इज़ वेरी मच प्रोन टू मेक देम रेजिस्टेंट, तो वो हमेशा कॉम्बिनेशन में दिए जाने चाहिए। पहले हम हेपेटाइटिस सी वायरस को किससे ट्रीट करते थे, पहले हम हेपेटाइटिस सी वायरस को इंटरफेरोन से या रिबाविरिन जो था इनसे ट्रीट करते थे, कि इंटरफेरोन दे दिया, रिबाविरिन दे दिया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि इंटरफेरोन एक तो टॉक्सिक होते हैं, और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के भी होते हैं, 1 साल, और ऊपर से महंगे भी होते हैं। तो तुम्हें 1 साल तक लेने हैं, वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो इसीलिए आजकल ये इंटरफेरोन हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए देना बंद कर दिए। हेपेटाइटिस सी वायरस में इंटरफेरोन कैसे काम करते हैं, वही कि वायरल आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स को ये इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और रिबाविरिन भी हम देते थे, लेकिन आजकल हम नहीं देते हैं। आजकल हम क्या देते हैं, आजकल हम देते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स। तो जो ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स है, ये एमियोडरोन के साथ नहीं देने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स और एमियोडरोन दोनों के दोनों मिल के क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं। तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और सिंकपी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि हमारा एक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है सोफोस्बुविर, तो अगर हम सोफोस्बुविर को एमियोडरोन के साथ दे देंगे तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और फिर बंदे को सिंकपी हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी ये एमियोडरोन के साथ नहीं देने चाहिए डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स। तो जो ये हमारे इंटरफेरोन्स वगैरह होते थे, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, लॉन्ग ड्यूरेशन के होते थे। तो वही इसमें लिखा है कि ट्रीटमेंट वॉज वेरी टॉक्सिक, वेरी लॉन्ग। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इंटरफेरोन वगैरह नहीं देते, इंजेक्टेबल्स नहीं देते हेपेटाइटिस सी में। अब हम ऑल ओरल रेजिमेन यूज़ करते हैं, मतलब कि सारे के सारे ओरल ड्रग देंगे। और वो सारे के सारे ओरल ड्रग कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स। और वो कभी भी हम अकेले नहीं देते, बिकॉज बॉडी इज़ वेरी प्रोन टू मेक देम रेजिस्टेंट। तो हम हमेशा उन्हें कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो अब हम देखेंगे न्यू ओरल ड्रग्स फॉर हेपेटाइटिस सी, कि हेपेटाइटिस सी में अब हम जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स देंगे कॉम्बिनेशन में, वो कौन कौन से देंगे। तो एक तो होता है NS5A इनहिबिटर्स और NS5B इनहिबिटर्स, ये रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं, ये जो होते हैं NS5A, NS5B, ऑल दैट। तो A
और बी। तो ए और बी से पहले जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्री। ए और बी हमेशा चीज़ से पहले आने वाली चीज़ को प्री ही तो बोलते हैं, तो प्री आ जाएगा। और क्योंकि ये एंटीवायरल है तो वायरस आएगा, तो विर। तो NS5A और NS5B से पहले क्या आएगा? प्री। और क्योंकि एंटीवायरल है तो विर। तो ये होते हैं प्रीविर्स, जो NS5A और NS5B से पहले आता है। तो प्री फॉर प्रीविर, P फॉर प्रोटीएज इनहिबिटर। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी प्रोटीएज इनहिबिटर्स की, जिनमें सबसे बाद में आएगा प्रीविर। तो सबके आखिरी में क्या आएगा? प्रीविर, 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 प्रीविर। तो ये प्रीविर वाली कैटेगरी या प्रोटीएज इनहिबिटर वाली कैटेगरी हम किससे याद रखेंगे? क्योंकि सब में PP आ रहा है तो हम एक प्रीति नाम की लड़की से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर या प्रीविर वाली कैटेगरी हम याद रखेंगे इस प्रीति नाम की लड़की से। अब जो ये प्रीति नाम की लड़की है ये क्या कर रही है? ये तेल, ये काला तेल जो दिख रहा है, ये तेल से अपने बॉस को ग्रेज कर रही है। यू नो व्हाट इज ग्रेज? ग्रेज इज लाइक मेकिंग एन अब्रेजन ऑन समथिंग, मतलब किसी को रगड़ना टाइप समथिंग। तो जो प्रीति नाम की लड़की है ये अपने बॉस को तेल से ग्रेज कर रही है। इतना याद हो गया। तो P फॉर प्रोटीएज, P फॉर प्रीविर, P फॉर प्रीति। तो प्रीति से परीति, परीता, तो परीटापिविर, परीटापिविर, ठीक है। फिर उससे हो जाएगी वो किससे ग्रेज कर रही है बॉस को? तेल से, तो टेलाप्रिविर, टेलाप्रिविर। किसको कर रही है? बॉस को ग्रेज कर रही है, तो बोसेप्रिविर, बोसेप्रिविर। और क्या कर रही है? ग्रेज कर रही है, तो ग्रेजोप्रिविर। तो इससे हम याद रखेंगे प्रोटीएज इनहिबिटर्स। सो दीज आर लर्नड विद प्रिविर। तो टेलाप्रिविर तेल से, बोसेप्रिविर बोस से, ग्रेजोप्रिविर ग्रेज करने से, और परीटाप्रिविर प्रीति से। तो जो ये प्रीति है ये रीतों के साथ मिलके बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, तो इसीलिए जो परीटाप्रिविर होती है दिस इज़ बूस्टेड विद रिटोनाविर। ओके, तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, एक बार ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो वायरस अपना प्रोटीन जो होगा उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो रेप्लिकेशन बंद हो जाएगी। तो वैसे ही ये काम करते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया इसके प्रोटीएज इनहिबिटर्स वाली कैटेगरी। अब हम पढ़ेंगे NS5A इनहिबिटर्स वाली कैटेगरी। तो NS5A में आया है A। तो A के आगे 5 को उल्टा करके S बना, मतलब 5 को थोड़ा सा ऐसे कर्व ला के S बना देंगे, तो AS। और क्योंकि वायरस है तो विर। तो NS5A में आ जाएगा एसविर, 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 एसविर। तो सबके आगे क्या है? एसविर। तो अब हम देख लेते हैं कि A कैटेगरी वाले लोग क्या होते हैं, क्योंकि A आया है तो A कैटेगरी वाले लोग क्या होते हैं। तो जो A कैटेगरी वाले लोग होते हैं ये अपनी एल्बो पानी में डिप करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो A कैटेगरी वाले लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? अपनी एल्बो को पानी में डिप कर रहे हैं। और इनके जो दादाजी है इन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो इसलिए खुश हो रहे हैं। और इनके जो प्लम्बर है इन्होंने भी रेंट पे कर दिया है तो प्लम्बर भी खुश हो गया। तो कैटेगरी A वाले लोग अपनी एल्बो को पानी में डिप कर रहे हैं, इनके दादाजी का क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और इनके प्लम्बर ने भी रेंट पे कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न कैटेगरी A वाले ड्रग्स। तो एसविर, एसविर आएगा क्योंकि हमें पता है 5A। सो A तो यही हो गया, 5 को हमने S बना के लिख दिया तो S, और वायरस है तो विर, तो सबके बाद में आएगा एसविर, ठीक है। तो ये एल्बो को क्या करना चाह रहे हैं? डिप करना चाह रहे हैं। तो एल्बा, एल्बो, एल्बा, एल्बैसविर, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं? डिप करना चाह रहे हैं तो ले डिपैसविर, ले डिपैसविर। फिर उनके दादाजी ने क्या कर लिया? दादाजी ने क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो डा डे क्लैट एसविर, डिक्लैट एसविर। और उनके प्लम्बर ने रेंट पे कर दिया तो प्लम्ब PLMB होता है तो ये L का I बना दोगे तो पिम ब्रेंट एसविर, पिम्ब प्लम्बर, पिम्ब रेंट एसविर। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न NS5A इनहिबिटर एसविर से। तो उनको एल्बो डिप करनी थी तो एल्बो से हो जाएगा एल्बैसविर, डिप करनी थी तो ले डिपैसविर। दादाजी ने क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था तो डिक्लैटैसविर,
और प्लम्बर ने रेंट पे कर दिया था तो पिम्बरेंटेस्विर। इसमें एक और आता है दैट इज़ वेलपेटास्विर। वेलपेटास्विर, दिस यू विल हैव टू लर्न। तो अब हम आते हैं NS5B इनहिबिटर्स पे। जो NS5B इनहिबिटर्स होते हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे? तो B आ गया, ये कैटेगरी B में होते हैं, तो B फॉर बू। क्या करेंगे हम? B से कैसे याद रखेंगे? बू, और वायरस है बाद में तो विर। तो इनके सब के आखिरी में आएगा बुविर बुविर बुविर। तो बुविर 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 एंड बुविर। तो ये जो कैटेगरी B वाले लोग होते हैं इनका दास जो होता है वो सोफे पे बैठा रहता है। तो कैटेगरी B वाले लोगों का जो दास होता है वो भी सोफे पे बैठा रहता है। ठीक है, तो बुविर तो सोफे पे बैठा रहता है तो सोफोस बुविर, और कौन बैठा रहता है? दास, तो डासा बुविर और बैकला बुविर। ठीक है, तो सोफोस बुविर, डासा बुविर एंड बैकला बुविर। इसमें क्या होता है NS5A इनहिबिटर्स में? ये NS5A जो होता है उसका रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाती है। फिर ये NS5B जो होते हैं इनहिबिटर, ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होते हैं और ये भी RNA सिंथेसिस को बंद कर देते हैं। सीधी सीधी बात है कि ये जितने भी कैटेगरी के ड्रग है ये एक किसी ना किसी तरीके से जो रेप्लिकेशन है उसको ही ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, ड्रग कैसे याद करने थे मैंने आपको बता ही दिया। ये किससे याद करेंगे? प्रीविर से, क्योंकि पहले आ रहा है ये A और B के। A को हम कैसे याद रखेंगे? एसविर से, और B को हम कैसे याद रखेंगे? बुविर से। तो जितने भी ये डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स होते हैं फॉर हेपेटाइटिस C वायरस, तो ये हम कभी भी अकेले नहीं देते, हमेशा कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन तुम अपने याद रख लो। एक तो सोफोस बुविर तो हमेशा ही याद रखना है कि सोफोस बुविर तो देना ही है। साथ में एक में हो जाएगा लेडी पैसविर, दैट इज़ A वाला, और एक हो जाएगा वेलपेटास्विर। तो बुविर और एस्विर ये दोनों के दोनों याद रख लेना, सोफोस बुविर दोनों में, और लेडेपेस्विर एंड वेलपेटास्विर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय